नमस्कार, न्यूज ब्रेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पंकज शर्मा। पंकज जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पंकज जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। बरसों तक ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अखबार में विशेष संवाददाता रहे हैं और संसद को कवर करते रहे हैं। देश विदेश में पत्रकारिता सीखी है और अभी पत्रकारिता को पूरी तरह छोड़कर पूरा समय राजनीति को दे रहे हैं। पंकज जी, क्या पूरा समय आप राजनीति को दे रहे हैं या पत्रकारिता बची हुई है? पत्रकारिता तो कभी छूट नहीं सकती, जो पत्रकार रहा हो। राजनीति में ज्यादातर वक्त दे रहा हूं, लेकिन अपना लिखना पढ़ना 3 किताबों पर काम कर रहा हूं, तो उस नाते पत्रकारिता कौन कौन सी किताबें जिन पर आप कार्य कर रहे हैं? मैं अभी इस बारे में ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बताना चाहूंगा कि वो कुछ राजनीतिक किस्म के विषय हैं 3, और जो मेरे पत्रकारी जीवन के 27-28 साल थे उनके अनुभवों पर आधारित हैं, लेकिन उनमें कुछ ताज़ा चीज़ें भी हैं। थोड़ा सा शेप ले लें ये चीज़ें, तब मैं आपको उनके बारे में जानकारी। आप कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस के सचिव हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और एआईसीसी के दफ्तर में ही बैठते हैं, वहीं पे आपका केबिन है। वहाँ हमारी मुलाकातें भी हुई है आपसे उसी केबिन में। लेकिन ऐसा पाया गया कि कांग्रेस के सचिव, अधिकांश सचिव महासचिवों से अटैच्ड होते हैं। आप एकमात्र व्यक्ति जो किसी महासचिव से अटैच नहीं है, तो ऐसा क्यों? क्या जिम्मेदारी आपकी है वो? मेरे पास जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं उनका चूंकि कोई बहुत औपचारिक स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं किसी से अटैच नहीं हूं। होता यह है कि जो हमारे बाकी सेक्रेटरीज हैं वो जनरल सेक्रेटरीज से इसलिए अटैच होते हैं कि हर महासचिव के पास 1, 2, 3 राज्यों का जिम्मा होता है, तो उनसे 2-2, 3-3 सेक्रेटरीज अटैच कर दिए जाते हैं ताकि वो अलग अलग राज्यों में उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दें और उनसे काम ले सकें। चूंकि मेरे पास इस तरह किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ दूसरी तरह की जिम्मेदारियां हैं। आप कांग्रेस के अध्यक्ष से अटैच्ड हैं? नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष से तो सभी लोग अटैच्ड हैं। जो हम सब लोग काम कर रहे हैं वो अंततः कांग्रेस अध्यक्ष जी के लिए ही कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। मैं उस तरह से कोई अटैच नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो जिम्मेदारियां हैं वो चूंकि कुछ अनौपचारिक किस्म की हैं, इसलिए मैं किसी से अटैच नहीं हूँ और उन जिम्मेदारियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा बता पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप कांग्रेस के सचिव हैं। यूपी में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जो आशा थी, जो लगता था कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी या निर्णायक स्थिति में होगी, वो स्थिति नहीं रही। इस पराजय के बाद कांग्रेस का मनोबल कैसा? देखिए, कांग्रेस का मनोबल तो ठीक है, लेकिन ये जो नतीजे आए, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि वो अपेक्षित नहीं थे। खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। तो इसके बाद पूरी पार्टी एक समीक्षा के दौर से ज़रूर गुजर रही है और ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या खामी रह गई और आने वाले दिनों में उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। जहाँ तक मनोबल का सवाल है, तो ये भी एक बात स्पष्ट है प्रकाश जी, आप भी जानते हैं, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी ऐसी स्थिति तो पहले दिन से नहीं थी। न कोई ये मानकर चल रहा था कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी जरूर है कि हम इस बात के लिए चुनाव लड़ रहे थे कि सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका रहे। वो भूमिका नहीं रह पाई। सीटें हमारी जितनी आनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं आई। अब मेहनत में भी किसी स्तर पर कोई कमी नहीं थी। क्यों लेकिन ये हुआ, कैसे हुआ, इन सब कारणों की समीक्षा। कुछ नेताओं के बयान बड़े दिग्भ्रमित करने वाले बयान थे, क्या वे दोषी है इसके लिए? देखिए, कुछ बातें तो हैं जिनकी वजह से नतीजे जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। हम मायावती के खुराज को उत्तर प्रदेश में पलटने के लिए चुनाव के मैदान में थे। ये काम हमने कर दिया, लेकिन इसका जो राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और वो समाजवादी पार्टी को मिल गया। क्यों ऐसा हुआ, ये एक गहन समीक्षा का विषय है। और जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे बयान चुनावों के दिनों में जो शायद नहीं दिए जाने चाहिए थे, बहुत सी और भी चीज़ें, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, ये सब कई चीज़ें हैं जिनके बारे में पूरी समीक्षा चल रही है और सामने आएगा कि ये आखिरकार कब तक समीक्षा चलती रहेगी कांग्रेस की? समीक्षा का काम करीब करीब पूरा हो चुका है जहां तक ताज़ा विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात है, और उनके आधार पर जो भी फैसले होने हैं वो भी जल्दी ही सामने आ जाएंगे। अब
अगले चुनाव सन्निकट है, लोकसभा के चुनाव का इंतजार है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव की आशंका है, बिगुल बच चुका है। लोकसभा में क्या होगा? ऐसा कहते हैं कि आप बार बार इंदौर आते हैं इसलिए कि आप टिकट पा सकें, इसलिए आते हैं। देखिए, अभी तो हमारे सामने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2013 में होने वाले हैं वो हैं, और मैं बार बार इंदौर आता हूं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सी जगह जाता हूं, जगह जगह जा रहा हूं, हर जिले में जाने की कोशिश कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि 2013 में मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए, कांग्रेस के लिए जितना काम हम कर सकें वो करें, इसके लिए मैं आ रहा हूं। अभी 2013 हमारे सामने है, 2014 जब आएगा तब का तब देखेंगे। अभी तो आप कांग्रेस में ही बड़े अंतर्द्वंद चल रहे हैं। भूरिया जी एक अलग गुट बनाए, गुटबाजी तो इतनी आम है कि कैसे आशा कर सकती है कांग्रेस? गुटबाजी मैं नहीं मानता। देखिए, ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है, बाकी लोगों से भी पूछा जाता है, नेताओं से। मैं इसको गुटबाजी के रूप में नहीं देखता हूं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के हिसाब से किसी न किसी के साथ जुड़कर काम करने में आसानी महसूस करते हैं। कोई मेरे साथ जुड़ा है, कोई आपके साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, लेकिन आखिरकार तो सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सबका लक्ष्य एक है। इस तरह की कोई गुटबाजी मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर कांग्रेस के कुछ नेता गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम करते हों या ऐसा करने की सोचते हों, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, उनमें इन सब चीज़ों के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस का जो केंद्रीय आलाकमान है उसकी बहुत तीखी और पैनी निगाह इस बात पर है कि इस तरह की चीज़ों से पार्टी का आने वाले दिनों में कोई नुकसान न हो। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यूपी के चुनाव के बाद वे मध्य प्रदेश में अपना डेरा तंबू लाकर लगा देंगे और विधानसभा चुनाव तक यहीं पर रह के काम करेंगे। तो अभी तो कहीं नजर आ नहीं रहे दिग्विजय सिंह जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको जरूर आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इस बात की पूरी आज़ादी है और उनका फर्ज भी है कि वो ये करें विधानसभा चुनावों के लिए। रही बात अभी की, तो दरअसल वो अपनी कुछ व्यक्तिगत कारणों से अभी ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सक्रिय रहेंगे। आप इंदौर से टिकट के प्रत्याशी हैं क्या लोकसभा में? मैंने आपसे कहा प्रकाश जी ना कि अभी हमारे सामने 2013 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, और जब 2014 में लोकसभा के चुनाव आएंगे तब लोकसभा की सोचेंगे। तो किस आधार पर आपको लगता है कि टिकट मिलना चाहिए लोकसभा? मुझे? हाँ, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं लोकसभा के चुनाव का दावेदार हूं। मैंने आपसे ये कहा कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब सोचेंगे। इंदौर का ही क्या, किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का टिकट इस आधार पर मिलना चाहिए कि उम्मीदवार कितना साफ सुथरा है, वो उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितना सकारात्मक योगदान कर सकता है और उसके जीतने की संभावनाएं कितनी है। आप संसद कवर करते रहे नवभारत टाइम्स के लिए, विशेष संवाददाता के लिए। बरसों आप संसद में गए हैं एक पत्रकार के रूप में। वो कौन सी चीज है जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की इतनी बड़ी महंगी लाखों रुपए वार्षिक तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए राजनीति में? प्रकाश जी, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि हमारा आपका परिचय भी काफी पुराना है, जब मैं विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उसके बाद इंदौर विश्वविद्यालय में पढ़ा, तब भी मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI से जुड़ा हुआ था। विक्रम विश्वविद्यालय छात्र संघ में महासचिव भी मैं रहा। तभी से धर्मनिरपेक्ष राजनीति की तरफ तो मेरा रुझान था ही। मैं पत्रकारिता में चला गया, मेरे साथ के बहुत से लोग राजनीति में चले गए। अब जब पत्रकारिता में मुझे 27 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसमें कांग्रेस पार्टी में अखिल भारतीय स्तर पर मैं कुछ योगदान कर सकता था, और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी बड़े नेताओं ने, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी भी शामिल हैं, उन सभी ने मुझे अखिल भारतीय स्तर पर कोई भूमिका अदा करने का मौका दिया। तो मैंने सोचा कि ये सही समय है जब मुझे पत्रकारिता की
नौकरी से विदा लेकर और राजनीति में काम करना चाहिए। कांग्रेस के सचिव जैसे पद पर आप कैसे पहुंचे? ना तो आपने कभी कोई चुनाव लड़ा, न लोकसभा लड़ा, न विधानसभा लड़ा, न पार्षद का लड़ा, आप एकदम इतने बड़े पद पे आप कैसे पहुंचे? ये कोई क्या सूत्र रहा इसका? आपका सवाल जायज़ है, क्योंकि कांग्रेस के जो भी सचिव होते हैं वो या तो सांसद हैं या भूतपूर्व सांसद हैं या प्रदेशों में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं। अचानक मेरे जैसे व्यक्ति को अखिल भारतीय संगठन में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर काम करने का मौका देना कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के हमारे बहुत से बड़े नेता मेरे जैसे बहुत से आम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता दिखाने का मौका देते हैं, और मुझे ये जो मौका मिला सचिव के पद पर काम करने का, ये एक इसी बात की मिसाल है कि कांग्रेस पार्टी में आम से आम कार्यकर्ता का भी महत्व है और उसको भी पूरा अवसर काम करने का दिया जाता है। तो आप पार्टी में सक्रिय रहना चाहेंगे या चुनाव लड़ना चाहेंगे? चुनाव की राजनीति में आना? देखिए, चुनाव की राजनीति संगठन का ही एक एक्सटेंशन है। मौका आने पर चुनाव की राजनीति से भागने का काम मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर आ चुका है जब उन तमाम लोगों को जो सही सोच वाले हैं और जो सियासत की दुनिया में किसी तरह की तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, उन सबको बिना ये डर पाले कि वो जीतेंगे या हारेंगे, चुनाव के मैदान में किसी न किसी दिन कूदना होगा। अगर हमें चुनावी राजनीति को साफ सुथरा बनाना है तो अच्छे लोगों को तो आगे आना ही होगा। कभी अगर मेरे सामने ये मौका आता है और पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं इस डर से कि आगे का भविष्य क्या होगा, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, बिना इस बात की चिंता किए मैं जरूर इस चुनौती का सामना करूंगा। आप पत्रकार रहे हैं, आजकल पेड न्यूज का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या यूपी के चुनाव में पेड न्यूज की कोई भूमिका रही? अब यूपी के चुनाव में चूंकि मैं उस तरह से मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, इसलिए मैं किसी खास प्रदेश के चुनाव में पेड न्यूज की क्या भूमिका रही और नहीं रही इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि पेड न्यूज खासकर चुनावों के मौके पर काफ़ी ये बुराई बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पेड न्यूज़ का सीधा संबंध सिर्फ राजनीति से है। ये पेड न्यूज़ आपको समाचारों की जो बाकी दुनिया है राजनीति के अलावा, चाहे वो फिल्मी समाचारों की है, चाहे वो व्यावसायिक समाचारों की है, कॉरपोरेट जगत की खबरें हैं, हाँ। या वो जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉबिंग और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के सवाल हैं, उन सब में पेड न्यूज। आपने बहुत विस्तृत व्याख्या कर दी पंकज जी। पेड न्यूज के बारे में जब बात होती है तो आमतौर पर यह लगता है कि पेड न्यूज मतलब चुनाव के वक्त छापी जाने वाली खबरें या दिखाई जाने वाली खबरें। आपने कहा कि व्यावसायिक खबरें, सिनेमा की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग की खबरें, ये भी पेड न्यूज का हिस्सा है। बड़ी मात्रा में लेन देन होता है। हाँ, इसमें पेड न्यूज का, जिसको हम आजकल पेड न्यूज कहते हैं, तो पेड न्यूज का चलन बाकी क्षेत्रों में भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसको राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। ये बाकी में पता कम शायद चलता है, बाकी में वो इतना ऑब्वियस नहीं हो पाता, इसलिए लोगों का ध्यान खुल के पता चल जाता है। जब एक नई हीरोइन के बारे में आधे पेज का लेख छपता है या आने वाली फिल्म के पहले रिलीज होने के पहले फिल्म के बारे में आ जाता है कि ये फिल्म अब आ रही है, तो पाठकों को, दर्शकों को लग जाता है कि शायद इसमें कुछ घालमेल हुआ हो। लेकिन राजनीति में पेड न्यूज असल में इसलिए ज्यादा बड़ा खतरा है कि राजनीति हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करती है। अंततः वो पूरे देश में के नागरिकों का भविष्य तय करती है। तो इसलिए पेड न्यूज की जो बुराई है उसका खतरा राजनीति की दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। देखिए, मीडिया को भी ये समझना होगा कि उनकी मर्यादा और जिम्मेदारी क्या रहनी चाहिए, और राजनीतिकों और राजनीतिक दलों को भी ये समझना होगा कि इस तरह के हथकंडों से चुनावी माहौल को प्रभावित करना उचित नहीं है।
अभी सरकार फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा मानक विधेयक ला रही है, लाई है, जिसके बारे में जैसे कानून बनाने की बात पर बहुत विवाद हो रहा है। खबरों के बारे में भी जो मानक तय होने चाहिए, वहां जो मिलावट चल रही है उसके बारे में कोई कानून होना चाहिए। मीडिया पर जब भी अंकुश लगाने के लिए अगर किसी तरह के कानून को बनाने की बात होती है तो अचानक बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं। मिलावट करना जायज है, शक्कर में नाजायज है, शक्कर में मिलावट बुरी बात है, सब्जियों में कृत्रिम तरीके से पकाना नाजायज है, लेकिन खबरों में मिलावट जायज है। नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है और इसका कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। तो जैसा अब जो सभी लोगों का विचार यही है इस मामले में कि मीडिया अगर खुद की अपनी एक आचार संहिता बनाकर उसको लागू करे और मीडिया के लोग लागू करें तो ज्यादा बेहतर है और किसी कानून की शरण न लेना पड़े तो वो सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर ये नहीं रुकेगा तो किसी न किसी वक्त कभी न कभी हो सकता है कि इस बारे में गंभीरता से विचार हो कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाए। नेता शब्द एक गाली बन गया है, तो आपको नेतागिरी करते हुए जो लोग कहते हैं कि नेतागिरी कर रहा है, तो कैसा लगता है कोई कहता है कि नेता बन गया? देखिए, मुझे नेता शब्द बिल्कुल गाली नहीं लगता। राजनीति करना आसान काम नहीं है और आज तक समाज में बदलाव के लिए, व्यवस्था में बदलाव के लिए राजनीतिकों ने गालियां खाकर भी जितने काम किए हैं उतने आप बताइए कि किसने किए हैं। जब कभी आज कोई भी समस्या है, आम जनता की कोई परेशानी है, दुख दर्द है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, आप मुझे बताइए कि कितने, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, समाज में हमारे सभी वर्ग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी हो सकता है पूरी करने की कोशिश करते हों, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कभी ऐसा होता है तो कितने डॉक्टर्स रैली निकालने के लिए बाहर आते हैं, कितने प्रोफेसर्स रैली निकालने के लिए बाहर आते हैं, कितने सेलिब्रिटीज बाहर आते हैं, कितने वो लोग जो समाज के अंग हैं और जिनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है बाहर आते हैं। राजनीतिक बेचारा गाली भी खाता है लेकिन समाज के तमाम बुनियादी मसलों को उठाने का काम भी यही प्राणी करता है। तो मुझे नेता शब्द में कोई गाली नहीं लगती। ये एक बन गया है, एक माहौल बना दिया गया है जानबूझकर, और इस माहौल को बनाने के लिए वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो पूरी दुनिया को बाजार की भाषा से और बाजार के नियमों से चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कर दिया है कि नेता शब्द गाली है, राजनीति बहुत बुरी व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने व्यवसायी, कितने बिजनेसमैन, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, किसी भी सामाजिक बुनियादी या राजनीतिक बुनियादी मसले को लेकर सामने आते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है कह देना। संसद में होने वाली गंभीर बहस को अखबारों में, मीडिया में जगह नहीं मिलती, और किसी हीरोइन ने अगर हेयर स्टाइल बदल दिया या कोई हीरोइन गर्भवती है तो वो खबर पहले पेज पर स्थान पाती है। ऐसा क्यों? ये प्रचलन शुरू हुआ है पिछले 15 साल में। मैंने 79 में पत्रकारिता की नौकरी ज्वाइन की थी। सन 80 से लेकर 2006 तक मैं पत्रकारिता की नौकरी करता रहा। ये बड़ा एक ताजा, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, बाजार हावी हुआ, तब से ये हुआ है कि हम अपनी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के जो बुनियादी स्तंभ हैं, जिनमें से संसद भी एक है, उसमें होने वाली असली बहस को किनारे करें और नकली बहस को अखबार के पन्नों पर और टीवी के पर्दों पर परोसें। हम पूरे समाज की सोचने की दिशा को बदलने का जानबूझकर काम कर रहे हैं। हम चाहते ही नहीं कि असली मुद्दों पर बहस हो, इसलिए संसद में होने वाली असली बहस अखबार के पन्नों पर या टेलीविजन के पर्दे पर दिखाई नहीं देती, और खाली सब ये जो आपने बताया, मनोरंजन की दुनिया, इवेंट्स की दुनिया, हर चीज को हमने चूंकि एक उपभोक्ता वस्तु बनाने का एक तरह की कसम खा ली है, तो हर चीज को बेच रहे हैं। खबर छपी है हाल ही में कि विश्व की 50 प्रमुख प्रभावशाली महिलाओं में इंदिरा नूई भी हैं और सोनिया गांधी भी। तो क्या ये अजीब विरोधाभास नहीं है कि कहाँ सोनिया गांधी और कहाँ इंदिरा नूई? नहीं, इसमें विरोधाभास की भी कोई बात नहीं है। देखिए, व्यवसाय की दुनिया में जो महिलाएं काम कर रही हैं या जो पुरुष काम कर रहे हैं, और अगर वो कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, जैसे नारायण मूर्ति हैं, जैसे रतन टाटा हैं, इंदिरा नूई को भी हक है, मेघा पाटकर को भी हक है,
सोनिया जी को भी हक है। और जब ये होता है कि दुनिया की 50 सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रभावशाली महिलाओं में ये हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने आसपास की उनकी जो दुनिया है उस पर एक बहुत बड़ा असर डालती हैं। सोनिया जी राजनीति की दुनिया में और राजनीति की दुनिया के माध्यम से पूरे समाज को बदलने का जो काम कर रही हैं, उनकी अपनी ताकत है। और इंदिरा नूई अगर वो व्यवसाय की दुनिया में, व्यवसाय के अपने पैमाने हैं, व्यवसाय का अपना नाप है, व्यवसाय की अपनी तराजू है, तो उस तराजू पर अगर वो कोई उपलब्धि हासिल कर रही हैं तो वो भी उस सूची में है। उसमें पंकज जी, आजकल आप क्या करते हैं दिन भर? राजनीति में क्या क्या करना पड़ता है आपको? एआईसीसी के दफ्तर में क्या करना होता है दिन भर? और अपने आप को कैसे आप इस भीड़ भरी दुनिया में, व्यस्तता की दुनिया में, गला काट स्पर्धा के दौर में डिस्ट्रेस करते हैं, तनाव से मुक्त हैं? दिन भर जैसे मैं पहले 18-20 अखबार देखता था, आज भी देखता हूँ। 2-3 मैगजीन रोज आ जाती हैं, वो देखता हूँ। समाचार की दुनिया से जुड़ा रहता हूँ। पार्टी में मेरे जिम्मे जो काम होता है वो करता हूँ। उसके बाद जो मेरा बचा हुआ समय है उसमें मैं मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, इंदौर आ जाता हूँ। आपका कहना सही है, सियासत की जो दुनिया है, राजनीति की जो दुनिया है, उसमें बहुत से तनाव पैदा होते हैं। और ख़ासकर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो एक दूसरे संसार से आया है, जो उस तरह का घुटा हुआ राजनीतिज्ञ नहीं है, जिसकी खाल अभी गेंडे की नहीं हुई है, तो तनाव का विषय रहता है। शुरू से तनाव दूर करने के मेरे पास 2 तरीके रहे हैं। एक तो अच्छी किताब पढ़ना और दूसरा अच्छा संगीत सुनना। ये दोनों काम मैं अभी भी करता हूँ और इसी वजह से अब तक ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सबसे बचा हुआ हूँ। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं अभी जो आउटलुक के संपादक थे विनोद मेहता जी, उनकी जो किताब है लखनऊ बॉय, वो मैं पढ़ रहा हूँ। करीब करीब पूरी हो चुकी है। हालांकि वो असल में मैंने थोड़ी देर से पढ़ना शुरू की, क्योंकि पढ़ना तो पहले शुरू कर दी थी, पर बीच में ममता बनर्जी की एक बायोग्राफी आई तो मैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। अब ममता बनर्जी की पढ़ ली। अब विनोद, बहुत अच्छी बात है कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अपने ज्ञान को समृद्ध कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं। आप हमसे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू बहुत बहुत। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।